हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकान जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। वो कितना भी यूएस की गोदी में खेल ले, एट द एंड ऑफ द डे वो पड़ोसी हमारे ही हैं। 240 पे तो यार क्या डिक्टेटर बनेगा। ऑल दी साइड्स इन दिस प्रावल स्ट्रगल, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट सेफ गार्डेड रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों के हालातों के बारे में और क्या रहेगा इंडिया पे इम्पैक्ट और कैसे भारत इन सब इश्यूज से निपट सकता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बांग्लादेश में हुआ क्या वो भारत में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूं, क्योंकि काफ़ी फिल्मी सिचुएशन हुई है बांग्लादेश में। फिल्मी इसलिए भी है क्योंकि जिस स्पीड से ये सब हुआ है ये फिल्म के बराबर ही था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे, शायद अप्रैल या मई में, जिसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जीत गई थी। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो है इस इलेक्शन को अनफेयर बता दिया था और इंडिया, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज़ ने इलेक्शन के रिजल्ट को ठीक ठहराया था, इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ये इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि सारी फसाद की जड़ यहीं पर ही है। तो इलेक्शन ख़त्म होते ही शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे वो बोलती है कि उनके पास एक गोरा आदमी आया था और उसने ऑफ़र किया कि आप हमें, यानी कि उन्होंने शेख हसीना से बोला कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ पे एक बेस, मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे दीजिए, तो आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहेगा। उसका स्निपेट मैं यहाँ डाल दूंगा और आपके री इलेक्शन में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सारा दिक्कत यहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर बांग्लादेश की कोर्ट जो है 1971 वॉर के रिलेटिव्स को 30% जॉब्स और एजुकेशन में कोटा या फिर रिजर्वेशन दे देती है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी आग बबूले हो गए और प्रोटेस्ट छिड़ गया। हालांकि पिछले ही महीने ये जो 30% था उसे घटा के इस कोटा को 5% या 7% कर दिया गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेस्ट वहाँ रुकते नहीं हैं और यहीं पे जो इशू का सेकेंड पार्ट है या फिर जो इशू का दूसरा मोड़ है चालू होता है। जब एक तरीके से कोटाज वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए, उसको 30% से 5% कर दिया गया, तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स की कई और भी मांगे रही होंगी, बट जो कोर मुद्दा था जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया गया था। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जो मेरी एनालिसिस कहती है कि ये जो प्रोटेस्ट, जो सेकेंड फेज था, जो कि रिजर्वेशन रोल बैक करने के बाद हुआ था, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं थे, ये पूरी तरह इनऑर्गेनिक थे और स्पॉन्सर्ड थे। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, इसके लिए हमें बांग्लादेश में 3 की प्लेयर्स, 3 की स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट समझने पड़ेंगे। और ये 3 इंटरेस्ट हैं वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएस, सेकंड है चाइना और थर्ड है इंडिया। इंडिया का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि यही सबसे कोर इशू है पूरे वीडियो का। बट चाइनीज़ इंटरेस्ट इस रीजन में इतना ही था कि उन्हें एक पोर्ट चाहिए था ताकि वो अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाले मुद्दे को और आगे बढ़ा सके और इंडिया को कंटेन कर सके। उनको बांग्लादेश में बढ़ रहे इंडियन इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना था, क्योंकि शेख हसीना इन मैनी मैटर्स काफ़ी प्रो इंडिया थी। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जैसे तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और भी कई ऐसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया को दे दिए थे। रिसेंटली एक पोर्ट का टर्मिनल भी अडानी को दिया गया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि ये जो पूरा खेल है वो चाइना द्वारा किया गया है। अब हम चलते हैं अमेरिकन इंटरेस्ट्स पे, जो कि मेरे हिसाब से सारा खेल जो है इन्हीं का किया हुआ था। अगर आप बांग्लादेश के इलेक्शंस को शुरुआत से फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की सरकार और यूएस गवर्नमेंट में शुरुआत से ही बहुत टेंस रिलेशंस थे और इलेक्शन से पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने कई सारे बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगा दिए थे, उनका यूएस में आना रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। यहीं से प्रॉब्लम की पहले सिम्टम्स देखना शुरू हुए थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन के बाद भी शेख हसीना ने एक एक्सपोजे किया था जहाँ पे उन्होंने एक वाइट मैन का जिक्र किया था जो शेख हसीना से सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहा था, और वो ये भी बोल रहा था कि उन्हें बांग्लादेश के ईस्ट में एक क्रिश्चियन लैंड बनाना है। और इसमें इन्होंने 2 कंट्रीज़ को डायरेक्टली नेम किया था, वो था बांग्लादेश
म्यांमार और थर्ड कंट्री जिसको नेम नहीं किया था वो था इंडिया। अब हम समझेंगे कि सेंट मार्टिन आइलैंड और ये जो कुकी लैंड वाला पार्ट है वो यूएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बांग्लादेश को रेफरेंस पॉइंट ले तो बांग्लादेश के राइट में जो आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी हैं। बट जैसे ही हम बे ऑफ बंगाल में आते हैं और अरेबियन सी में आते हैं, इस रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स के कोई भी मिलिट्री बेसिस नहीं है। और इसके लिए इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनकी जो पकड़ है वो बहुत वीक है। और मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें दो ही बड़े प्लेयर्स हैं सिक्योरिटी के मामले में, वो है इंडिया और चाइना। अब यूएस चाहता है कि जैसे जैसे एशिया पैसिफिक की सिग्निफिकेंस बढ़ रही है, दो बड़ी इकोनॉमीज यहाँ पे आने वाली हैं और बहुत सारी इकोनॉमीज जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी कंट्रीज जो इकोनॉमिकली अच्छा डेवलप कर रही है, तो आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल इकोनॉमिक हब बनने वाला है जहाँ पे यूएस की पकड़ बहुत कमज़ोर है और वो यहाँ के पॉलिटिक्स को अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ना ही कोई मिलिट्री बेस है और ना ही कोई लैंड प्रेजेंस है। इसलिए उन्हें इधर बेस एक ज़रूरत है और वो इसके लिए बांग्लादेश में इतना खेल कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बताता चलूँ, ये यूएस बेस जो यूएस ढूंढने की कोशिश है या सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, ये ना ही चाइना को पसंद है और ना ही इंडिया को पसंद है। चाइना को क्यों नहीं पसंद है ये बात तो कोई भी समझ जाएगा। इंडिया को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो बेस है, जो सेंट मार्टिन आइलैंड का बेस है और ये जो नॉर्थ या ईस्ट ऑफ बांग्लादेश में जो लैंड बेस या क्रिश्चियन लैंड की बात हो रही थी, अगर इसमें यूएस प्रेजेंस बढ़ता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूएस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत क्लोज आ जाएगा। और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस रीजन में ऑलरेडी बहुत सारे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स है, जैसे कि उल्फा है, एनएससीएन है और भी कुकी चीन आर्मी है। बहुत सारे ऐसी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स है जिनको यूएस इन्फ्लुएंस कर सकता है टू डीस्टेबलाइज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है ऑलरेडी और जहाँ पे हमारा एक्सेस भी बहुत लिमिटेड है ड्यू टू चिकन स्नैक इशू। तो डीस्टेबलाइज कर सकता है इस रीजन को इन केस इंडिया यूएस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है, जैसे कि यूक्रेन वॉर के दौरान यूएस के प्रेशर के बावजूद हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यूएस के पास एक बेस रहता है इस रीजन में तो वो इतना नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर देगा कि एंड में हमें मजबूर होकर उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, रेजिम चेंज हुआ है, ये बहुत ही यूएस स्पॉन्सर्ड लग रहा है। क्योंकि आप ब्लूप्रिंट देखिए, ब्लूप्रिंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा अरब स्प्रिंग की तरफ देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जब मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता था तब वहाँ पे इसी तरीके के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कराए गए अरब स्प्रिंग के नाम पे। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, कंट्रीज़ की कंट्रीज डीस्टेबलाइज हो गई। उसके बाद तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट में वो सरकारें आई या सरकारें आई ही नहीं, तो सरकार जहाँ पे आई वो प्रो यूएस आई और प्रो इस्लामिस्ट आई, या फिर जहाँ पे नहीं आई वहाँ पे आईएसआईएस जैसी आतंकी संगठनों का राज आ गया। तो और इस तरह पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आज जल रहा है। अब इकोनॉमिकली एशिया पैसिफिक उभर रहा है धीरे धीरे। एशिया पैसिफिक में काफ़ी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, तो यूएस अब वही ब्लूप्रिंट जो है यहाँ पे ले आ रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। और बांग्लादेश इसी का शायद एक जीता जागता एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वीडियो का मेन पार्ट है, पूरा भारत का कैसा सिनेरियो है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए इसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर और हमारे लिए क्या क्या दिक्कतें हैं। स्ट्रेंथ की हम बोले तो हमारे पास फ़िलहाल दो बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। पहला तो है कि लैंड प्रॉक्सिमिटी, हम डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और हमें जो भी ऑपरेशंस करने होंगे, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस या फिर पीपल टू पीपल कनेक्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी, वो हम फिजिकली वहाँ जाके एट आवर विल, एट आवर पेस हम कर सकते हैं। वेरएस अंकल सैम को 7 समंदर पार उड़ के आना पड़ेगा और उनको ऑलवेज एक तरीके से उनकी एम्बेसीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अपने एसेट्स बना रही है। नीडलेस टू से पैसा बहुत है उनके पास, दे कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट, बट स्टिल द लैंड प्रॉक्सिमिटी
टू इंडिया हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। सेकंड है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो है अभी एंटी इंडिया जो सरकारें या सरकार आने की बात चल रही है बीएनपी की, तो उसमें प्रो इंडिया एलिमेंट्स नहीं मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। इस तरीके के कूस जब होते हैं, इस तरीके के रेजिम चेंजेस जब होते हैं, तो पावर एक इंसान के हाथ में नहीं रहती है, पर पावर बहुत सारे इंसानों में बढ़ जाती है, मल्टीपल पावर सेंटर्स बन जाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे अभी काफ़ी स्कोप है चीज़ों को सेटल करने का। और जिस दिन ये सिचुएशन हुई थी, बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने बताया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। एटलीस्ट जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनी है। इसका मतलब ये है कि कोई कॉमन ग्राउंड अभी तक नहीं पहुंचा गया है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अंदर एक पावर टसल ऑलरेडी चल रही है। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी आई है कि हम टेक्सटाइल के मामले में हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को अब ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ पे सरकार अब बहुत अनस्टेबल आएगी, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट सरकार आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में काफ़ी सारे इंडियन बिजनेसेस जिन्होंने वहाँ पे बांग्लादेश में अपने टेक्सटाइल बिजनेसेस सेटअप किए थे, उनको स्पेशल कंसेशंस देके यहाँ पे अपना टेक्सटाइल फैक्ट्री सेटअप करने का मौका देना चाहिए। और हमें भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पीएलआई स्कीम लागू करनी चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश का पोजीशन है ग्लोबल सप्लाई चेन में, वो इस बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बाद तो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगा, वो डिसरप्ट तो होगा ही सही, बट इंडिया के पास भी एक मौका है इस सप्लाई चेन को पूरी तरह इंडिया में शिफ्ट करने का, एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसका सेकंड फ़ायदा ये होगा कि बांग्लादेश का 84% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर हम इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में जो बांग्लादेश का मार्केट शेयर है उसको हम कैप्चर कर सके, जो कि बहुत ही डूएबल है, कपड़े बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। बस शर्त है कि सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे, इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द एक्सप्लॉइट करे। तो जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन में बांग्लादेश के मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे तो उससे उनकी इनकम पे असर पड़ेगा। और ऐसे में जो इतने एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, एंटी इंडिया वॉइसेस हैं, उनके साथ बांग्लादेश में नेगोशिएट करने में आसानी होगी, उनको थोड़ा एम करना इजी होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबका घर तो पैसों से ही चलता है। अगला पॉइंट ये है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसका असर सिर्फ बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप पे नहीं दिखेगा, इसका असर भारत और वेस्टर्न कंट्रीज खासकर कि यूएस के साथ के रिलेशंस में काफ़ी दिखेगा। जो लोग बहुत वाउच करते थे कि भारत और यूएस का रिलेशनशिप बहुत शानदार चल रहा है, एक्चुअली ये बहुत टाइम से ही, इनफैक्ट जो बाइडन के टाइम से ही बहुत स्ट्रेंड था और इस सिचुएशन के बाद से ये और ज़्यादा स्ट्रेंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि भारत नहीं चाहता कि एक मिलिट्री बेस और एक लैंड बेस बांग्लादेश में या इस रीजन में आए यूएस का। इससे यूएस का लेवरेज भारत के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सरकारें वहाँ आने वाली हैं वो प्रॉपरली वेरी प्रो इस्लामिस्ट सरकार है, एक इस्लामिस्ट रजीम है, जिसकी वजह से इंडिया को आने वाले समय में बहुत सारी इंसर्जेंसी, बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बांग्लादेश से ओरिजिन होती हुई दिखेंगी। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि भारत और यूएस के रिलेशन सुधरने वाले हैं। अब यूएस के साथ हमारे रिलेशन सेम नहीं रहेंगे तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करता है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में डाइवर्सिफिकेशन करें। हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे यूएस पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट सिर्फ यूएस में ही हो रहा है, काफ़ी अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस है, रशिया है, इजराइल है, जहाँ पे काफ़ी सारी क्रूशियल और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ खासकर डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ पे काफ़ी अच्छा रिसर्च इन पे होता है। और यूएस कितना प्रॉब्लमेटिक है वो अभी हम अपने पड़ोस में ही देख रहे हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या हो सकती है? हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है चिकन स्नैक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सरकार आने की बात चल रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इट इज़ बैक्ड बाय जमात इस्लामी विच इज़ वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई। एक बार ये सरकार बना लेते हैं, जो कि बात ऑलरेडी चल रही है, ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत के अगेंस्ट ईस्टर्न बॉर्डर पे भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी,
चिकन नेक पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ने के काफ़ी चांसेस है, तो ये एक बहुत हमारे लिए बड़ा थ्रेट होने वाला है। सेकेंड पॉइंट है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी है, ये बहुत ही एंटी हिंदू है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलरेडी बांग्लादेश में कई ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए हैं जहाँ पे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकान जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो ये कंटिन्यू रहेगा और इसकी वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एक तरीके की रेफ्यूजी क्राइसिस वापस जन्म ले और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे फिर से एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल डेमोग्राफिक्स के लिए सही नहीं होगा। तो ये रेफ्यूजी क्राइसिस ना आए, उसके लिए हमें बांग्लादेश में सारे स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रांगली डील करना होगा। यहाँ पे सॉफ्ट पावर की कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश शुड अंडरस्टैंड कि वो कितना भी यूएस की गोदी में खेल ले, एट द एंड ऑफ द डे वो पड़ोसी हमारे ही हैं। ऐसे में इस सिचुएशन से डील करने के लिए आई थिंक सीधी सीधी एक बात ये हो सकती है कि हमें अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आर्मी और मिलिट्री के सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड है, उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इट शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज दी वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान साइड के जितने हमारे ग्रिड्स मौजूद है। ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इक्विवेलेंट ग्रिड्स डिप्लॉय करने होंगे, डेवलप करने होंगे। बॉर्डर्स सारे सील कर देने चाहिए, जितने भी फ्री मूवमेंट अगर कहीं पे है तो बॉर्डर्स जितना हो सके हमें सील कर देने चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हुआ बांग्लादेश में, क्या ये भारत के केस में पॉसिबल है। तो मैंने देखा कि ट्विटर पे कई लोग थे, खासकर जो खुद को लिबरल कहना पसंद करते हैं, और वो चाह रहे थे कि इस तरीके का एक coup भारत में भी हो। अगर कोई अपने आप को लिबरल बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो इस तरीके से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक प्रोटेस्ट, ये एक coup दैट इज मास्ड एज ए प्रोटेस्ट इंडिया में हो। देन आई थिंक दे आर द एक्चुअल डिक्टेटर्स। 240 पे तो यार क्या डिक्टेटर बनेगा। तो पहला तो है कि बांग्लादेश में जो जुडिशियरी है वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है। इट वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दी आवामी लीग, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को सबसे ज़्यादा, इस सिचुएशन में आग में घी का काम किया। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंडिया की जुडिशियरी है वो ऐसी नहीं है, वो एक प्रेशर वॉल्व की तरह है, जहाँ पे कभी कभी सरकार को बहुत इश्यूज पे फटकार पड़ जाती है, मे बी कुछ इश्यूज पे उनके प्रो डिसीजंस भी आते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। फार्म लॉस के प्रोटेस्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से काफ़ी सपोर्ट मिला, वहीं कुछ मामलों में, उसी फार्म लॉ के प्रोटेस्ट में कुछ मामलों में प्रोटेस्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तो एक बैलेंस रहता है। सेकेंड प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में आर्मी टेक ओवर की हिस्ट्री रही है, ये पहली बार नहीं है। ये इंडिया में कभी नहीं हुआ। इंडियन आर्मी के पास पॉसिबली पास्ट में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज़ रही होंगी कि जब वो एक coup कर सकते हैं इंडिया पे या फिर भारत सरकार पे, बट इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्मी। इंडियन आर्मी एक बहुत ही न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, कुछ भी हो वो सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहाँ पे एक आर्मी टेक ओवर को सपोर्ट किया जा सके। मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसे प्रावधान नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे भारत जो है इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकता है। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, बट मेरी तरफ से कुछ छोटे मोटे रिकमेंडेशंस जो है वो मैं बता सकता हूँ। बाकी तो सरकार के लोग बहुत स्मार्ट है, बट इन एनी केस मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। पहला तो है कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यूएस यूके जो है दोनों शेख हसीना को असाइलम देने से मना कर रहे हैं। ऐसे केस में इंडिया को शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम दे देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके कुछ ज़्यादा नुकसान होंगे इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पीपल इन बांग्लादेश। शी हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन देयर और हमको काफ़ी अच्छी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स वहाँ से मिल सकती हैं। सेकंड है, अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे अभी तक कोई सरकार नहीं बनी है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं और वहाँ पे नेगोशिएशंस चल रही है। ऐसे में इन सारे पावर सेंटर्स को भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और पिछली गलती नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ आवामी लीग को ही सपोर्ट किया और बीएनपी को सपोर्ट नहीं किया। वी शुड एक्सप्लॉइट ऑल द साइड्स इन दिस पावर स्ट्रगल ताकि इंडिया के इंटरेस्ट सेफ गार्डेड रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस बांग्लादेश से एज एंड व्हेन किसी तरीके की टेरर एक्टिविटी होती है, भारत को किसी किस्म का डॉसियर या फिर सॉफ्ट हैंडेडनेस नहीं दिखाना चाहिए।
एनी केस ऑफ टेरर एक्टिविटीज शुड बी डेल्ट इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है यूएस यूके के साथ हमारे संबंध अब पहले जैसे नहीं रह सकते हैं और ये बात उन्हें पता रहनी चाहिए कि बिजनेस कांट बी एज यूजुअल। उनको इस चीज़ का एहसास कराने के लिए हम कुछ डिफेंस डील्स जैसे कि जो स्ट्राइकर हम खरीद रहे हैं जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में टाटा महिंद्रा द्वारा बनाए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऐसे पॉलिटिकल डिफेंस डील्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बिट्रेयल और डिफेंस डील्स साथ में नहीं चल सकते हैं। और सेकंड है कि बांग्लादेश का केस जो है, यहाँ पे भारत को ये सॉफ्ट पावर पीपल टू पीपल कनेक्ट वाला बकवास नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के केस में अब हार्ड पावर और कैश पावर ही काम करेगा और ऐसे ही फिलहाल के लिए बांग्लादेश के साथ डील करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।